इस मानसिकता को देश से जाना ही चाहिए। ऐसी परिवारवादी मानसिकता जो देश को विभिन्न स्तर पर बांटने का काम करती है, अब उनको देश में बने रहने का अधिकार देश की जनता नहीं देगी। लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस कैसा गजेंद्र सिंह शेखावत जी कि आपको लगता है कि अलायंस बीजेपी के लिए चुनौती है ही नहीं, आपने उसको सिरे से नकार दिया है। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा का एक्सटेंशन करने वाले हैं, उसके लिए वो देश भ्रमण करेंगे। वो कह रहे हैं मैं लोगों से कनेक्ट कर रहा हूं और मैं जान रहा हूं कि बीजेपी जिस तरीके से इस देश को रखना चाहती है, असल में देश की भावना वो है नहीं। तो क्या आपको लगता है कि उसका कोई भी फायदा कांग्रेस या उनके गठबंधन दलों को मिलेगा नहीं? मुझे लगता है कि यात्रा का पहला चरण पूरा हो चुका है और परिणाम आपके सामने है। उसके बाद में इस प्रश्न की कहीं गुंजाइश बच जाए, 3 राज्यों के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है और अब लोकसभा चुनाव की तरफ देश बढ़ रहा है। पिछली बार हम 303 के आंकड़े पर थे, अब के बार 403 के आंकड़े की तरफ पूरी ताकत के साथ में बढ़ रहे हैं। तो 403 पार आप जा रहे हैं इस बार 2024 में? मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि मैंने कहीं कम बोल दिया होगा। क्योंकि पिछली बार जब हमने कॉन्क्लेव किया था तो 400 पार का नारा आया, आपने 403 पार कर दिया है, तो आगे बढ़ते वक्त ये कहां तक जाएगा फिर? देखिएगा, देश की जनता ने भारत का सम्मान जिस तरह से विश्व के पटल पर बढ़ा है, भारत के गरीब को जिस तरह से सम्मान के साथ जीने का अवसर मिला है और भारत के लोगों पर जो व्यवस्था पर विश्वास समाप्त हो रहा था, देख लिया देश की आजादी आने के बाद में माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने तक जिस तरह से देश चल रहा था और विशेष रूप से 2004 से 14 के साल में जिस तरह से देश के हालात बने थे, देश के सामान्य मानवी का विश्वास इस लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसको हमने लाखों लाख कुर्बानियों के बाद में, लाखों लोगों के बलिदान के बाद में, लाखों लोगों के जीवन और जवानी समर्पित करने के परिणाम स्वरूप हासिल किया था। अगर मुझे एक पंक्ति में पूछा जाए कि कहा जाए कि एक पंक्ति में उत्तर दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार की 10 साल की सफलता क्या है, तो मैं कहूंगा कि उस लाखों कुर्बानियों के बाद में जो अर्जित लोकतांत्रिक व्यवस्था जिस पर विश्वास उस 10 साल के काले कालखंड में डगमगाने लगा था लोगों का, वो विश्वास पुनर्स्थापित करने में नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में सफलता प्राप्त की है। आज देश की जनता का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास वापस जमाए, लोग वापस जुटे हैं और उस विश्वास के नाते मैं कह सकता हूं कि देश की जनता एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को और अधिक बहुमत के साथ आशीर्वाद देने वाली। 2019 के चुनाव से पहले जिस तरह से राजनीति को जिस नीचे के स्तर तक ले जाया गया, 2019 के चुनाव से पहले जिस तरह से व्यक्तिगत लांछन के कीचड़ जो है नरेंद्र मोदी जी के उज्जवल चरित्र पर उछालने का प्रयास किया गया, इतने बड़े बड़े आंकड़ों के झूठ बोले गए, सीएजी के उत्तर देने के बाद में, न्यायालय के उत्तर देने के बाद में, न्यायालय के द्वारा निर्णय किए जाने के बाद में भी इस तरह की छीटाकशी की गई। जनता ने चौकीदार चोर है को नकार करके मैं भी चौकीदार हूं उसके साथ में खड़ा होना स्वीकार किया था। अब की बार देखते जाइए कि अब की बार निश्चित रूप से जैसा पिछली बार हुआ था उससे कहीं बहुत बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है और नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर देश की सेवा के लिए देश के इस शीर्ष पद पर बैठ करके, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश विकसित भारत होने की दिशा की आधारशिला रख रहा है, इस अमृत काल के प्रारंभ में जब हम विकसित भारत की पटकथा लिखना प्रारंभ कर चुके हैं, तब एक बार फिर उनको आशीर्वाद देकर के इस पटकथा को पूरा करने का अवसर प्रदान करेगा। पिछले दिनों एक चर्चा चली सर कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, लेकिन इसके साथ साथ 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 लीडर पर गजेंद्र सिंह शेखावत के विचार क्या है? देखिए, 1 नेशन 1 राशन पूरा हो चुका है, 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। देश की जनता अब इसके बारे में विचार करने लगी है, देश के लोगों ने इस पर चिंतन करना, चर्चा करना प्रारंभ किया है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल अपनी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं को लेकर के अपने इतर विचार रख सकते हैं, लेकिन जब देश की जनता ये ठान ले और ये तय कर ले कि हमें उस रास्ते पर जाना है, तब वो रास्ता निश्चित रूप से बनता है, क्योंकि जन भावना पानी के प्रवाह की तरह होती है जो अपना रास्ता खुद तय करता है। जन भावना आज इस बारे में बनने लगी है, लोग इस बारे में चर्चा और विचार करने लगे हैं और ये विचार जो आज बीज रूप में, निश्चित रूप से ये विचार जो है ये प्रकट होगा,
ये बड़ा होगा, ये फलदायी होगा और देश के लिए निश्चित रूप से जो है ये विचार बहुत अच्छे फलदायी वृक्ष की तरह बनेगा। लेकिन आप 2024 में जीत का दावा कर रहे हैं, 403 पार की बात करते हैं, लेकिन क्या बीजेपी को कोई भी चुनौती नहीं लगती? क्या दक्षिण में बीजेपी जिस तरीके से मेहनत कर रही है, आगे बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या वो चैलेंज हो सकता है? और दक्षिण से इतर महाराष्ट्र में क्या बीजेपी अपने लिए कोई चुनौती देखती है? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति के क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमें कोई चुनौती नहीं है। सर्वत्र, सर्व जगह, सर्वदूर सभी तरह की चुनौतियां हैं। मैंने तो कहा था कि हम सबके मन में, मस्तिष्क में, शरीर में भी अलग अलग तरह के विचार और अलग अलग तरह की चीजें चलती रहती हैं। चुनौतियां हैं और बिना चुनौती के संघर्ष का आनंद भी नहीं है, विजय का आनंद भी नहीं है। इन चुनौतियों के बीच में ही देश हमें स्वीकार करे, हम पूरी प्राण प्रण की ऊर्जा के साथ में उसके लिए काम करेंगे। पिछले कुछ दिनों हमने प्रधानमंत्री जी को देखा, तस्वीरें बहुत पुरानी नहीं हैं, जब वो ईस्टर समारोह में शामिल हुए, क्रिसमस का मौका था, उन कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए और उस पर विपक्ष ने चुटकी ली, ये कहते हुए कि यहां तो प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं लेकिन मणिपुर अभी भी अनएड्रेस्ड है और उसको लेकर कोई बात नहीं कर रहा। देखिए, मुझे लगता है कि मणिपुर के विषय को लेकर के जो लोग हम पर छीटाकशी कर रहे हैं या लांछन लगा रहे हैं, उनके पास में उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। मणिपुर में जिस तरह के हालात बने, इसको कुछ महीने हुए हैं। इसी मणिपुर में 2.5 साल तक लगातार इस तरह की परिस्थिति बनी रही थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन था और वो कितनी बार गए थे? प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, गृह मंत्री भी नहीं गए थे। इसलिए उन लोगों के पास में इस तरह का लांछन लगाने का, इस तरह की छीटाकशी करने का अधिकार नहीं है। ये ऐसे लोगों की जमात है जो अपने किए को भूल जाते हैं और अपने किए को भूल करके दूसरों के ऊपर छींटाकशी करने की कोशिश करते हैं। देश जानता, समझता, पहचानता है। देश में जो विरोधी गतिविधियां हैं उनसे तो बीजेपी निपट लेगी, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और अंतिम सवाल की तरफ मैं आगे बढ़ रही हूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर चुनौतियों की आप बात करें, बॉर्डर पे टेंशंस की बात करें, चीन की बात करें, इनसे निपटने के लिए क्या फुल प्रूफ प्लानिंग बीजेपी के पास है? दूसरा, एक बार फिर से लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स को लेकर एक बहस चल पड़ी है और ये कहा जा रहा है कि उसमें चाइना के अपने इंटरेस्ट है और इसीलिए वो उसको इन्फ्यूज कर रहा है, उसमें घी डालने का काम कर रहा है। इन चैलेंजेस से तो 2-4 लगातार बीजेपी हो रही है, सरकार हो रही है, तो इनके लिए फुल प्रूफ प्लानिंग क्या है कि इनको हम ठीक जगह पर इनके रख सकें? देखिए, वैश्विक परिदृश्य में भारत की परिस्थिति जिस तरह से बदली है, भारत की महत्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कूटनीतिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के चलते हुए जिस तरह से बढ़ी है, आज दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का प्लेटफॉर्म हो, G20 का प्लेटफॉर्म हो, G7 का प्लेटफॉर्म हो, कॉमनवेल्थ का प्लेटफॉर्म हो, भारत के हितों के विरुद्ध किसी तरह का निर्णय हो सके या भारत के हितों को इग्नोर करके या भारत को इग्नोर करके किसी तरह का निर्णय हो सके, इसकी संभावना नहीं है। आज भारत की हैसियत और ताकत जिस तरह से वैश्विक परिदृश्य में बनी है, हमने अनेक बार देखा। सीए के कानून के बनाने के विषय से लेकर के मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं, जब इस तरह की दूषित मानसिकता के लोगों ने अनेक तरह के प्रयास किए, भारत के अंदर भी किए, भारत के बाहर भी प्रयास किए, लेकिन पूरे विश्व का जनमत जो है वो भारत के साथ में खड़ा था। भारत की संप्रभुता, भारत की सार्वभौमिकता और भारत की एकता, इस पर क्लेश मात्र भी कहीं किसी तरह का संकट न तो मैं आज देखता हूं और न आने वाले समय में भी कहीं देख पाता हूं। और इसी राष्ट्र प्रथम की बात के साथ बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र शेखावत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय दिया, आपने हर एक सवाल का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।